खट्टी दाल मखनी। मोबाइल में रील के जमाने में हर चीज लोगों को बिना डॉक्टर के पास जाए पता है, जैसे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर रहे। अलका एक बार अपने फोन पर ऐसी ही रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी नजर एक रील पर जाती है। वो उसे देखती रह जाती है। अरे क्या सच में? वाह, ये सारी समस्याएं तो मेरी भी है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि बस एक नींबू और खट्टे में इतने सारे गुण हैं। क्या नींबू और खट्टा खाना इतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? अब तो मैं रोज खट्टा और नींबू खाऊंगी और पूरे घर को खिलाऊंगी। तभी वहां सास आती है। सास अलका को मुस्कुराता देखकर कहती है, क्या रे अलका, बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या बात है, मैं दादी बनने वाली हूँ क्या? अलका शर्मा जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो खुश कर दिया। नहीं नहीं माँ जी, अभी नहीं, लेकिन मैंने आज सोच लिया है कि मैं रोज किसी न किसी तरीके से नींबू और खट्टा खाऊंगी। वो क्या है ना, नींबू खाने से आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, और साथ ही साथ आपका दिमाग भी अच्छा रहता है। मैं क्या कहती हूँ, आप भी नींबू खाइए ना। धात तेरी के, इसलिए इतना खुश हो रही थी? मुझे तो लगा घर पर कोई खुशखबरी है। वैसे तो नींबू खाना अच्छी बात है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि दिन भर में एक नींबू खा ही लूं, लेकिन हर कोशिश कहाँ कामयाब होती है। वो तो मैं तुझे बोलने आई थी कि आज शाम को हम लोगों को कीर्तन में जाना है। हमारी तरफ से प्रसाद में पंजीरी देनी है मंदिर में। मैं पंजीरी की तैयारी कर रही हूँ, तू भी मेरे साथ किचन में आ जा। अलका बहू अब तक नींबू और खट्टे के गुणों से इतनी प्रभावित हो चुकी थी कि वो सोचती है कि नींबू के गुण न सिर्फ खुद में बल्कि आसपास के पूरे लोगों के अंदर डाल के रहेगी, और किसी न किसी बहाने वो खुद भी खट्टा खाएगी और सबको खिलाएगी। फिर क्या था? बहू तो फिर कुछ सोचने में लग गई। जा जरा देसी घी का डब्बा लेकर आ। हल्की आंच में आटे को धीमे धीमे भूनकर जब तक पूरे घर सुगंधित ना हो जाए तब तक पंजीरी नहीं बनती। तुझे पता है बहू, मेरे हाथ की पंजीरी मंदिर में जब बटती है ना तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। हाँ माँ जी, मैंने भी पंजीरी खाई थी शादी से पहले। एक बार शायद आपके ही हाथ की थी, अच्छी लगी थी, लेकिन आप और अच्छा बना सकती हैं अगर कोशिश करे तो। सास को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। कोशिश करे तो और अच्छा बना सकती है? मतलब क्या है, अभी अच्छी नहीं बनाती मैं? खैर, सास लग जाती है दिल से मंदिर के लिए पंजीरी तैयार करने में, और वहीं अलका के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो उसके हिसाब से तो सबका भला करने वाला था, लेकिन कितना भला खुद देखिए। सासू माँ कपड़े बदलने गई है, क्यों ना मैं तब तक पंजीरी में खूब सारा अमचूर मिला देती हूँ। वो क्या है ना, अमचूर से प्रसाद में और स्वाद आएगा और लोगों के अंदर खट्टे के सारे गुण भी आ जाएंगे। प्रसाद के साथ भक्ति और खट्टे के साथ सेहत, और सेहत और भक्ति का संगम, वाह वाह वाह। बस फिर क्या था, खट्टे की दीवानी अलका पंजीरी में अमचूर डाल देती है। सास सज धज के आती है और पंजीरी उठाकर वहां से मंदिर की ओर चली जाती है। लेकिन मंदिर में जब प्रसाद बंटता है तो, अरे पंडित जी, ये क्या खिला दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। पता नहीं पंजीरी कितनी खट्टी है। खट्टी पंजीरी कौन बांटता है भला? कैसी बात कर रहे हैं? यह पंजीरी तो हमारे मंदिर में पिछले कई सालों से बट रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पंजीरी खट्टी हो। अरे पंडित जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे, आप खुद पंजीरी खाकर देखिए। फिर क्या, सारी पंजीरी की पंजीरी और चीनी की चीनी हो जाएगा। पंडित जी पंजीरी खाते हैं और सच में पंजीरी खट्टी होती है। खट्टी पंजीरी खाकर पंडित सास को खूब डांट लगाते हैं। सास अपने घर आती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर पंजीरी खट्टी कैसे हो गई। सास कुछ सोच रही थी, इतने में बहू सामने आती है, हाथ में नींबू पानी का ग्लास लेकर। क्या हुआ बहू, अभी ना मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, बाद में बात करते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं ज्यादा बात करने नहीं आई हूँ, बस आपको ये नींबू पानी देने आई हूँ। आप आराम से पानी पी लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। खैर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा खट्टा हर किसी की सबकी जुबान पर आता रहता है, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। अरे यार, बाहर बहुत गर्मी है, एक काम करो ना, मेरे लिए दही की लस्सी बना दो। अरे इतनी सी बात, आप दही की लस्सी छोड़ो, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ। जब उसका मन दही की लस्सी पीने का है तो नींबू पानी क्यों बनाओगी? दही रखी है तो बना दो ना लस्सी। वैसे भी बेटा मेरा बिना मूड ऑफ है। जब तक बहू तेरे लिए लस्सी लाती है मैं तुझे बताती हूँ क्या हुआ मंदिर में, जब उस दिन मैं पंजीरी का प्रसाद देने नहीं गई थी। सास बेटे को अपने कमरे में ले जाती है, जहां वो उसे खट्टी पंजीरी के बारे में बता रही थी। अलका दही की लस्सी का ग्लास लेकर खड़ी हो जाती है। पति अलका से लस्सी का ग्लास पकड़ता है और लस्सी पीते हुए माँ से बात करता है। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? पंजीरी खट्टी कैसे हो सकती है? पंजीरी में तो चीनी पड़ती है, अमचूर थोड़ी ना।
ये बोलकर जैसे ही पति लस्सी पीता है वैसे ही उसे झटका लगता है। ये क्या खट्टी दही, खट्टी लस्सी, क्या ये क्या डाला इसमें? लस्सी मीठी होती है, खट्टी नहीं। लग रहा है जैसे सिरका डाल दिया हो। सिरका का नाम सुनते ही सास का माथा ठनकता है। तो वहीं अलका भी खुश होकर पति से कहती है, जानते हैं सिरके में कितना गुण होता है? सिरके के नाम पे मुंह बना रहे हो। एक आहार 100 बीमारी ठीक करने की ताकत रखता है। हाँ, मैंने लस्सी में सिरका डाला है, वो भी तुम्हारे भले के लिए। ज्यादा मुंह मत बनाओ और पी लो सारी लस्सी चुपचाप। नया नया मुर्गा जैसे ज्यादा बांग देता है, वैसे ही खट्टी की शौकीन अलका अब हर चीज में खट्टा डालकर वही खाना घर वालों को खिलाती है, फिर चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो। तभी सब्जी वाला आता है। क्या क्या सब्जी लाए हो भैया? और इतने बड़े थैले में क्या है? कुछ सड़ रहा था क्या जो सस्ते दाम में हमें चिपका रहे हो? हमारे घर दाल बन रही है, आज सब्जी कम ही देना, कल फ्रेश लेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ जी? सड़ी गली सब्जी हम आपके घर क्यों देंगे भला? ये तो नींबू है, भाभी जी ने मंगाए थे, वही देने आया हूँ। 5 किलो नींबू का हिसाब कर दीजिए। नींबू का हिसाब कर करके तो हमारे बैंक अकाउंट खत्म हो गए, और पेट की हालत यह है कि डकार मारो तो खट्टी ही आती है। अब उसके लिए हम कहा बोले मयन जी, आप डॉक्टर को दिखाइए। फिलहाल तो हमारे 5 किलो नींबू का पैसा दे दीजिए और हम चले। सास का तो मन करता है कि नींबू का पैकेट उठाकर फेंक दे, लेकिन क्या करे, वो बहू से पंगा लेना नहीं चाहती। नींबू का हिसाब कर देती है। अरे अलका, भूख लगी है, जरा 2 रोटी तो दे दे। माँ जी, बस 2 मिनट में सब्जी बन रही है, मैं आपका खाना ही लगाती हूँ। तो एक काम कर, रोटी मुझे अचार से ही दे दे। अलका सास को अचार रोटी देती है, लेकिन ये क्या, रोटी भी खट्टी, मतलब आटे में भी कुछ मिलाया है। लेकिन क्या, सास परेशान हो जाती है। अब क्या करे, कैसे बहू को समझाए कि किसी भी चीज को उसकी सही मात्रा में खाने से ही फायदा होता है। फिर एक रोज सास की सहेली अपनी बहू के साथ उनके घर आती है। क्या बात है रमा, तुम तो आज भी वैसी ही हो, लग नहीं रहा तुम बहू बेटे वाली हो गई। अरे नहीं, कैसा मजाक कर रही हो, मैं थोड़ी ना कम लग रही हूँ। वैसे बहू क्या करती हो तुम? आंटी जी, मैं डाइटिशियन हूँ। आज माँ जी ने कहा कि आपके घर चलना है और मेरे पास वक्त था तो आ गई। तभी वहां अलका आती है। डाइटिशियन, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे ना 1-2 टिप्स चाहिए। चलिए ना मेरे साथ किचन में अंदर, हम खाना बनाते बनाते कुछ अच्छी बातें भी कर लेंगे। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और दोनों सास बातें करने बाहर सोफे पर बैठती हैं। क्या पीने का मन है? मैं आपको लेमन टी पिलाऊं? बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बनाओ लेमन टी, वो तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगता है। अलका को किसी का तो सपोर्ट मिला, वो फटाफट बना देती है लेमन टी, जिसे लेकर वो सास के पास जाती है। अरे ये क्या काली काली चाय बना रखी है, अच्छी सी चाय बना के ले आना, अदरक वाली। ये कैसी बात करिए आंटी जी, ये चाय बहुत फायदेमंद है। नींबू वाली चाय तो माँ जी को भी बहुत पसंद है। अरे बहू, तुमको कैसे पता कि मुझे लेमन टी पसंद है? तुम भी पिया करो, पेट के लिए ना बहुत अच्छा होता है। मेरी सास ना नींबू से परेशान रहती है, उनको लगता है नींबू बस ऐसी फालतू की चीज है। आप तो सीमा डाइटिशियन है, जरा मेरी सास को समझाइए ना नींबू कितना फायदेमंद होता है। आंटी जी, बहुत ज्यादा फायदा होता है नींबू का, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू आपकी डाइट का इतना ख्याल रखती है। मैं तो अपनी सास को रोज 1 नींबू देती हूँ और मैं भी खाती हूँ। पता है कि नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से अलका खटाई का इस्तेमाल करती है ना, उससे तबीयत खराब होने का ज्यादा चांस है। लेकिन उसकी सहेली की बहू और कुछ सुनने को राजी नहीं थी, तो सास दोनों को खाना खाने के लिए रोक लेती है। हाँ बेटा, मैं समझ गई। वैसे बेटा, आज ना खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अलका बहू, जरा आज दाल मखनी बना, बहुत दिन बाद मेरी सहेली आई है, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। सास मन ही मन सोचती है कि बेटा, एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना खा लो, जब खट्टी दाल से खट्टी रोटी खाने को मिलेगी तब समझ में आएगा नींबू सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। फिर पूछूंगी कौन लकी है। बस फिर क्या था, अलका पति को भी फोन कर देती है कि आज घर में बन रही है दाल मखनी, तो जल्दी आ जाओ। पति तो खुशी के मारे वो हाल होता है कि आधे ऑफिस को न्योता दे देता है घर चलने का। अरे दिनेश, चल तुझे डिनर में अपने घर पे करवाता हूँ, तेरी भाभी आज दाल मखनी बना रही है। पास खड़ा राहुल भी सुन लेता है। अरे क्या बात है, सिर्फ दिनेश को ही पार्टी देगा क्या? दाल मखनी तो मेरी भी फेवरेट है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में बात फैल जाती है कि आज बॉस के घर में दाल मखनी बनने वाली है। अलका का पति अलका को फोन करके कहता है, यार अलका, मेरा पूरा ऑफिस तुम्हारी दाल मखनी खाने आएगा,
तुम अच्छी सी दाल मखनी बनाना, ठीक है? अलका पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। माँ जी, आपको पता है आज इनके ऑफिस से ना बहुत से लोग मेरे हाथ की दाल मखनी खाने आ रहे हैं। आज बनेगी दाल मखनी, वो भी ऐसी कि पूरा ऑफिस पागल हो जाएगा। तभी सास की दोस्त कहती है, अच्छा तो अब हमें इजाजत दे, वो क्या है ना, बहू का अचानक से अपॉइंटमेंट आ गया है, हम रात में आकर खाना खा लेंगे। अब काम आ गया तो मैं कैसे रोकूं, लेकिन याद से आ जाना, क्योंकि आज मेरी बहू बना रही है और वो भी दाल मखनी। अरे हाँ, भला कौन छोड़ेगा, दाल मखनी जरूर आऊंगी। अब क्या था, मोहल्ले से लेके पति के ऑफिस और सास की सहेली सब जगह बात फैल जाती है कि अलका आज दाल मखनी बनाने वाली है। पति बेचारा तो सोच रहा था कि आज तो फुल ढाबा स्टाइल का खाना दोस्तों के साथ करेगा। घर में बीवी मस्त दाल मखनी जो बना रही है, लेकिन सासू माँ, मेरे अकेले के बोलने से तो मेरी बहू सुनने से रही। आज जब पूरे दोस्त यार और मोहल्ला बहू की दाल मखनी की सच्चाई उसके सामने रखेगा तो अपने आप इसका नींबू प्रेम खत्म हो जाएगा। पर फिर सास सोचती है कि अगर बेटे के ऑफिस में घर के खाने की बुराई हुई तो नुकसान तो उन लोगों का ही है। घर का मसला घर में निपटा लेना चाहिए। बहू को फिर किसी और दिन सबक सिखाएगी, लेकिन आज का खाना मैं ही देख लेती हूँ। ये सोचकर वो बहू के पास आती है। अलका बेटा तू रहने दे, दाल मखनी मैं बना लेती हूँ। वैसे भी तुझे पता है ना, मेरे हाथ की दाल मखनी ही रिंकू पसंद करता है। अरे नहीं नहीं, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगी। आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी, और वो भी मेरे स्टाइल की। सास मन ही मन सोचती है कि बहू को साफ साफ कह दे कि भाई दाल मखनी में नींबू नहीं पड़ता, और इसमें गलती से भी नींबू मत निचोड़ देना, वरना सबकी बेइज्जती होगी। बेटा वो इसमें ना नींबू, बस सास के मुंह से फिर नींबू सुनकर अलका का पारा हाई हो जाता है। क्या हुआ है माँ जी आपको? मुझे तो लग रहा है नींबू आपके दिमाग में चढ़ गया है। अभी अभी तो आपको आपकी सहेली ने बताया ना नींबू के कितने फायदे, फिर भी आप नींबू के पीछे पड़ गई हैं। फिलहाल आप बाहर जाइए, वो क्या है ना, बहुत सारे लोगों के लिए दाल मखनी बनानी है, मुझे स्पेस चाहिए। किचन में बहू को स्पेस देने का मतलब हर चीज में नींबू का निचोड़ना, और सास यही तो नहीं चाहती। सास भले ही पहले चाहती थी कि वो अपनी सहेली के सामने अलका के खाने में नींबू की मात्रा दिखाकर उन लोगों को गलत साबित करे, लेकिन अब जब मामला बेटे के ऑफिस तक पहुंच गया तो वो घबरा जाती है। अब तो कुछ नहीं हो सकता भगवान, अब हमारी लाज आपके हाथ है। दाल मखनी या तो खट्टी होने से बचा लीजिए, या फिर ये नींबू का बुखार बहू के सर से उतार दीजिए। खैर, अलका खूब दिल लगा के दाल मखनी बना तो लेती है। वो आगे कुछ करती कि घर पे ढेर सारे मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। रोटी, चावल, सलाद सबके साथ जब अलका टेबल पर खाना लगाती है तो लीजिए लीजिए आप लोग खाना खाइए। आंटी जी, जब से सुना है दाल मखनी बन रही है तब से पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। बस फिर क्या था, फटाफट खाना लग जाता है। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज दाल मखनी खट्टी ना हो, लेकिन जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं दाल खाकर सबका मूड खराब हो जाता है। मैं तो कह रहा था कि ये दाल वाल नहीं है, मतलब पूरी खट्टी दाल है ये दाल मखनी। इतनी खट्टी दाल मैंने कभी नहीं खाई। अरे माना बहू कि नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुमने पूरी की पूरी दाल खट्टी कर दी। देखो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम खाने की हर चीज में तो नींबू निचोड़ती हो। माना नींबू बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये भी नहीं कि जो चीज मीठी है उस पे भी तुम खट्टी नींबू डाल दो। दाल मखनी कितनी अच्छी बनती अगर इसमें नींबू ना पड़ा होता। अलका, मैंने कहा था नींबू अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम दाल मखनी में भी इतना नींबू डाल दो, वो बिल्कुल खट्टी हो जाए। सभी अलका के खाने की बुराई करते चले जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाती है सास। आ बहू, खाना खा लेते हैं। बहू रोने लगती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी उम्र में ऐसा होता ही है। बेटा, जिंदगी में मीठापन जितना जरूरी है उतना खट्टापन भी। क्या हो गया अगर कुछ खट्टा हो गया तो? जिंदगी के स्वाद की तरह हमें खाने का स्वाद भी संतुलित रखना होता है, नहीं तो पता है ना क्या हो जाता है। हाँ माँ जी, नहीं तो दाल मखनी की तरह जिंदगी भी खट्टी हो जाती है। मैं आज से नींबू का इस्तेमाल वहीं करूंगी जहाँ होना चाहिए। अरे मेरी समझदार बहू। सर्दी का मौसम आ गया है, और आपको पता है सर्दियों में तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता जो मेरे मायके में गाजर ना आती हो। हाँ बेटा, सही कह रही है। गाजर का हलवा तो सर्दियों की शान है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको गाजर का हलवा पसंद ना हो। और गाजर के हलवे की बात हो और स्वीटी के मम्मी के हाथ के गाजर के हलवे की तारीफ ना करो तो समझ लो बात अधूरी रह गई। क्या स्वीटी?
मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको मेरी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा इतना पसंद आता है। नहीं तो ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है उनकी, वो तो बस ऐसे ही बना देती है। अरे नहीं बेटा, इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक इतने लोगों के हाथ का गाजर का हलवा खाया, लेकिन ओए होए होए, जो स्वाद तेरी मम्मी के हाथ के हलवे में है ना बेटा, वो किसी और के हलवे में नहीं मिला मुझे आज तक। अरे हलवाइयों के हाथ के हलवे भी फेल है तेरी मम्मी के आगे तो। और एक राज की बात बताऊं, मुझसे तो खुद इतना बढ़िया नहीं बनता। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा, आप कहो तो मम्मी से कहकर आपके लिए गाजर का हलवा बनवा दूं? अरे बेटा, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। अब तेरी मम्मी बनाकर भेज देगी तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। मैं तो मम्मी के हाथ के उन बदस्वाद गाजर के पराठों की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही टॉपिक शुरू हो गया। गाजर का हलवा खिलाकर स्वीटी भाभी की मम्मी ने तो सासू माँ को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मम्मी जी तो बिल्कुल भक्त बनी हुई है उनकी। लगता है गाजर का हलवा सासू माँ की कमजोरी है। क्यों ना मैं भी इसी बात का फायदा उठाकर मम्मी जी को इम्प्रेस कर लूं। सिर्फ एक कटोरी गाजर का हलवा और मम्मी जी अपने पाले में। इससे सस्ता सौदा और क्या होगा भला। अरे मम्मी जी, आपने ना आज तक सिर्फ लाल गाजर का ही हलवा खाया होगा। मेरी मम्मी के हाथ का बना स्पेशल हलवा नहीं खाया, इसलिए आपको स्वीटी भाभी की मम्मी के हाथ का हलवा इतना पसंद आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात रहती है तेरी मम्मी के हाथ के हलवे में, हमें भी तो पता चले। मेरी मम्मी कोई ऐसी वैसी गाजर का हलवा नहीं बनाती, वो तो काली गाजर का हलवा बनाती है। मुझे पूरा यकीन है आपने आज तक खाया नहीं होगा। काली गाजर का हलवा तो बेटा मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये कौन सी गाजर होती है? मुझे पता था मम्मी जी, आपने काली गाजर का हलवा खाया नहीं होगा। अरे बाजार में बड़े आराम से मिल जाती है, आप कहो तो मैं मम्मी से कहकर बनवा दूं। अरे बेटा, अब तो तूने मेरी कमजोर नस पर हाथ रख दिया। ऐसा है, अब तुझे हलवा बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ, हम सब तेरे घर चल रहे हैं। तेरी मम्मी काफी दिनों से डिनर पर बुला रही थी, तो आज हम सब वहीं डिनर कर लेंगे और तेरी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा भी खा लेंगे। हाँ मम्मी जी, लेकिन ऐसे अचानक? अरे चिंता क्यों कर रही है, हम कोई 56 भोग नहीं बनवा रहे तेरी माँ से। लेकिन उनके पास इस समय गाजर नहीं हुई तो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाजर हम रास्ते से खरीदते हुए चलेंगे। और कौन सी गाजर बताई तूने? हाँ, काली गाजर। चिंता मत कर, मैं अभी भेजती हूँ मनोज को सब्जी मंडी। अरे ये मैं कहाँ फंस गई। मम्मी जी तो तुरंत ही जाने को तैयार हो गई, और मम्मी मुझे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मम्मी के हाथ से तो गाजर का हलवा कभी ढंग का बनता ही नहीं। प्रीति अपने बिछाए जाल में फंस चुकी थी। अब सास के सामने वो ये भी नहीं कह सकती थी कि उसके मायके ना जाए, इसलिए बेचारी चुपचाप तैयार होने लगती है। अच्छा मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब हम बता कर जाएंगे ना तो तेरी मम्मी फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ जाएगी, बाहर से मिठाई नाश्ता मंगाएगी और जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने लगेंगी। इसलिए किसी को भी वहां पहले से फोन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चल रहे हैं ना, उनको सरप्राइज भी मिल जाएगा और थोड़ी देर साथ में समय भी बिता लेंगे। अच्छा ठीक है। कुछ ही देर में सभी लोग तैयार होकर प्रीति के मायके पहुंच जाते हैं। अरे बहन जी, कैसी हैं आप? भाई आपकी बेटी तो आपकी बहुत तारीफ करती रहती है। आपके हाथ के बने खाने की आज उसने इतनी तारीफ कर दी कि हम लोग अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। अरे बहन जी, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो यहाँ चले आए। आइए ना आप लोग। और ये क्या लेकर आए हैं आप अपने साथ? अरे बहन जी, आज हम लोग ना एक खास फरमाइश लेकर आपके यहाँ आए हैं। अरे बहन जी, फरमाइश की क्या बात है, आप तो हुक्म करिए बस। अरे नहीं नहीं बहन जी, हुक्म नहीं, हम तो आपसे विनती करके बनवा कर खाएंगे। आपकी बेटी है ना, इसने आपके हाथ के गाजर के हलवे की इतनी तारीफ कर दी कि अब हम लोग यहाँ से हलवा खाए बिना हिलेंगे नहीं। क्या बहन जी, हलवा, वो भी गाजर का? मेरे हाथ के हलवे की प्रीति ने तारीफ की है। हाँ जी बहन जी। अब तो बस आप तैयारी में लग जाइए। हाँ जी हाँ जी, मैं बस तुरंत ही तैयारी में लग जाती हूँ। रसोई में जाकर सुन रहे हैं क्या किया है आपकी बेटी ने? अरे मैंने इतने सालों में इतनी सारी डिशेस बनाई, लेकिन आपकी बेटी ने तारीफ भी की तो किसकी? गाजर के हलवे की।
जो आज तक मुझसे सही तरह से नहीं बन पाया। अरे भाग्यवान, बाहर मेहमान बैठा है, तुम भगवान का नाम लेकर बनाओ तो बनेगा क्यों नहीं। गरिमा जल्दी जल्दी थोड़ी सी गाजर छिलकर चॉपर में डालकर उसको चॉप करती है और फिर उसके बाद दूध डालकर उन्हें पकाने के लिए रख देती है। दूसरी तरफ वो चाय का पानी रखकर नाश्ता लगाने लगती है। मेहमानों को चाय नाश्ता देने की हड़बड़ाहट में गरिमा को याद ही नहीं रहता कि गाजर में डाला हुआ दूध कब का जलकर खत्म हो गया और गाजर कढ़ाई में चिपकने लगी। जब गाजर के जलने की महक आने लगती है तो वो दौड़ते हुए रसोई में जाती है। लो खा लो हलवा, जल गया सारा हलवा और इसमें से जलने की महक भी आ रही है। अब क्या करूं? मेहमानों के सामने जला हुआ हलवा लेकर जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बेस्वाद बनना अलग बात होती है, ये तो जलकर कड़वा हो गया है, इसे तो किसी के सामने रख भी नहीं सकते। अब क्या करें, हलवा तो तुमसे बनने से रहा, अब इन गाजर का क्या बनाकर खिलाया। ऐसा है कि मेहमान आए हुए हैं, अब उनको भूखे पेट विदा तो कर नहीं सकते। अब बाहर जाओ, मैं देख लूंगी। रमेश को बाहर मेहमानों के पास भेजने के बाद गरिमा एक बार फिर से बची हुई गाजर को कद्दूकस करती है और कद्दूकस करने के बाद सारे मसाले उनमें मिलाकर गाजर के पराठे बना देती है। हलवे की जलने की महक अंजू तक पहले ही पहुंच चुकी थी, इसलिए जब गरिमा थाली में पराठे लेकर आती है तो वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। बिना कोई सवाल जवाब किए सभी लोग चुपचाप गाजर के पराठे खा लेते हैं। बहुत बढ़िया पराठे बनाकर खिलाए बहन जी आपने। अब ऐसा करिए, आप भी बैठकर खा लीजिए। कब से दौड़ भाग कर रही हैं? आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं बाद में खाऊंगी ना, अभी आप लोग अच्छे से खाइए। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए। प्रीति बेटा बैठ जा, अपनी मम्मी के लिए भी थाली में पराठे निकाल दो और आराम से उन्हें भरपेट भोजन कराओ। सास के कहने पर प्रीति अपनी मम्मी को खाना परोस देती है। जैसे ही गरिमा पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसके मुंह का स्वाद ही उतर जाता है। किसी तरह 2 पराठे खाने के बाद उसे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है। माफ करना बहन जी, अपने हाथ का बना जो खाना मैं खुद नहीं खा पा रही हूँ, आप लोगों ने बिना अपने चेहरे पर शिकन लाए कैसे खा लिया और साथ में इतनी तारीफ भी करती रही। शायद आपकी जगह कोई और समधन होती तो पता नहीं आज कितना तमाशा करती। अरे बहन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई विशेष काम किया है? देखिए, अगर मुझे अपनी आव भगत ही करानी होती तो मैं आपको पहले ही सूचना ना भिजवा देती कि हम लोग आने वाले हैं, ताकि आप तैयारी कर लें। लेकिन मैं तो चाहती थी कि हम आपके साथ बिल्कुल साधारण सा भोजन करें। और बहन जी, व्यंजन तो मेहमानों के लिए बनाए जाते हैं और हम मेहमान नहीं, एक परिवार है। सच बताऊं, प्रेम से परोसा हुआ भोजन हमेशा स्वादिष्ट ही लगता है। आपने इतने प्यार से जो भी आपके पास था उससे हमारे लिए ये नए तरह के पराठे बनाए तो हमें तो स्वादिष्ट लगने ही थे। जैसे हक और अधिकार से आज हम आपके यहाँ बिना किसी सूचना के आ गए, ऐसे ही आप भी जब आपका मन करे हमारे यहाँ आ सकते हैं। अपने परिवार से मिलने के लिए ना किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है, ना ही किसी पूर्व सूचना की। क्या सही कहा ना बहन जी? बिल्कुल सही कहा। आपके सुलझे हुए विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ बहन जी। हम धन्य हो गए कि आपके घर में हमारी बिटिया बहू बनकर गई है। हम आज बहुत निश्चिंत है कि हमारी बेटी बहुत अच्छे परिवार में है और जिस घर में आपके जैसी सास हो उस परिवार में बच्चों को कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। इतना कहकर दोनों समधन आपस में गले मिलने लगती है। मम्मी जी, आप कितने सरल स्वभाव की हैं, लेकिन मैं सच में बहुत ही बुरी बहू हूँ। आपके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए मैंने मम्मी के हलवे की झूठी कहानी बनाई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि काली गाजर का हलवा तो बनता ही नहीं, उसका तो बस अचार ही बनता है। क्या आप पहले ही समझ गई थी? और नहीं तो क्या। बाल बधू। रामपुर गांव के किसान दीनाराम ने अपनी बेटी सुगना की शादी 5 साल की उम्र में ही कर दी और 10 साल की उम्र होते होते सुगना के पति की मौत हो गई। सुगना ने कभी अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन समाज और गांव वालों की तरफ से उसे विधवा का दर्जा दे दिया गया। इस उम्र में सुगना बच्चों की तरह खेलती कूदती, उसे तो विधवा शब्द का मतलब तक नहीं पता था। एक दिन सुगना के सास ससुर दीनाराम के घर आते हैं। हमारी बहू अब 10 साल की हो गई है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे लेकिन मेरी बेटी आपके घर जाकर क्या करेगी? वो तो बहुत छोटी है
और वैसे भी आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका आपके साथ रहने का क्या मतलब है? क्या हुआ अगर हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया? इस लड़की से उसकी शादी हुई थी और अब इसे हमारे साथ हमारे घर पर ही रहना होगा, सारा काम संभालना होगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, यही हमारे गांव का रिवाज है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पंचायत बिठाएंगे। मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ, अब तो इसका फैसला पंचायत में ही होगा। दीनाराम, तुम्हारी बेटी सुगना इनके घर की बहू है और इस नाते उसको इनके साथ जाना चाहिए। सरपंच साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी अभी सिर्फ 10 साल की है, बचपना है उसमें, इन सारी चीजों की उसमें समझ भी नहीं है। सरपंच साहब, दीनाराम हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, बेटा तो हमारा मर गया, क्या बहू को भी हम अपने साथ ना रखे? दीनानाथ, तुम्हें पंचायत की बात माननी ही होगी। माफ कीजिए सरपंच साहब, लेकिन मैं ये आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम पंचायत की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। दीनाराम अपनी 10 साल की बेटी सुगना को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। गांव में कोई नहीं जानता कि दीनाराम अपनी बेटी को लेकर आखिर गया कहाँ। कुछ सालों के बाद सरपंच का पोता दिलीप शहर से पढ़ाई करके गांव वापस लौट आता है। अब वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। दादाजी, मुझे शहर में एक लड़की पसंद आ गई थी और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी मर्जी से शादी करना अच्छा नहीं माना जाता। यह हमारे गांव के कानून के खिलाफ है। लेकिन दादाजी, वो लड़की भी मेरी तरह बहुत बड़ी डॉक्टर है। इतनी कम उम्र में उसने बहुत पैसा और नाम कमाया है। नहीं नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी डॉक्टर हो, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरी माँ मुझे इस बात के लिए कभी मना नहीं करेगी दादाजी। अगर आप मुझे इस बात की परमिशन नहीं देंगे तो मैं अपनी माँ से बात करूंगा। अरे वो क्या तुम्हें परमिशन देगी? वो तो खुद विधवा है, उसका काम सिर्फ घर में काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर के सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। दिलीप अपनी माँ जमुना के पास जाता है। माँ, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर दो ना। देख बेटा, 15 साल की थी जब तुम्हारे पापा से शादी करके इस घर में आई थी। 18 साल की उम्र में तुम हो गए और उसके बाद तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक इस घर में सिर्फ नौकरानी की तरह काम करती आई हूँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? आप मेरी माँ हो, मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक आपको है। तुम जानते हो बेटा, इस गांव के लोगों की सोच कैसी है। यहाँ पर लड़की के विधवा हो जाने पर उसकी जिंदगी को नरक बना देते हैं ये लोग। और मैं तो वैसे भी कम उम्र में विधवा हो गई थी। लेकिन माँ, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। जहाँ तक मुझे याद है, पापा किसी बीमारी की वजह से चले गए थे ना। लेकिन तुम्हारे दादाजी और पूरा गांव तुम्हारे पापा की मौत की वजह मुझे समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पापा को खा गई। कितनी गलत सोच है इस गांव की। आप बताइए माँ, मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी और ये गांव वाले कभी तुम्हें उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। तुम उस लड़की से चुपचाप शादी कर लो और फिर उसे घर ले आना। कुछ दिनों बाद दिलीप शहर की उस लड़की सोनाली से शादी करके उसे घर ले आता है। ये देखकर सरपंच को गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें लव मैरिज करने से मना किया था दिलीप, हमारी गांव वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? लेकिन मैं और दिलीप एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस बात से आपको क्या परेशानी है? है लड़की, तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब दोगी। चुपचाप इस घर से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दादाजी, हम इस घर से निकलने के लिए नहीं आए। हम दोनों मिलकर इस गांव में एक हॉस्पिटल खोलेंगे और साथ ही यहाँ के लोगों की सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे। और हाँ,
आज से माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। धीरे धीरे दिलीप और सोनाली मिलकर गांव में एक बड़ा अस्पताल खोलते हैं। दिलीप और सोनाली लोगों की बहुत सेवा करते हैं, उनका फ्री में इलाज करते हैं। ये देखकर गांव के लोग दिलीप और सोनाली को बहुत पसंद करने लगते हैं और उनकी लव मैरिज करने वाली बात को भी भूल जाते हैं। तभी एक दिन दिलीप और सोनाली को पता चलता है कि गांव की किसी लड़की का बाल विवाह करवाया जा रहा है, तो वो दोनों फौरन वहां पहुंचते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लड़की अभी सिर्फ 12 साल की है और आप इसकी शादी करवा रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, ये तो हमारे गांव में बरसों से होता आया है, इसमें गलत क्या है? सब कुछ गलत ही तो है। इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी करते हो। कोई बाल विधवा हो जाती है और कोई जिंदगी भर अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह जाती है। क्या फायदा होगा इतनी कम उम्र में शादी करवाने से? आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और सही उम्र में शादी करवानी चाहिए। मेरे पोते और उसकी बीवी का दिमाग खराब हो गया है। इस गांव की परंपरा जैसी है वैसी ही रहेगी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है? तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो दीनाराम था। अरे दीनाराम, इतने बरसों के बाद आज गांव में लौट कर आ गए भाई। क्या हालचाल है? देखने में तो तुम काफी रईस लग रहे हो। कहीं पर डाका डाल दिया क्या? डाका नहीं डाला, ये मेरे पापा है और मैं सुगना हूँ। शहर में जाकर मैंने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि मुझे वहां के कॉलेज में पढ़ाई करनी थी और ये नाम वहां के माहौल के हिसाब से सही नहीं था। क्या तुम दीनाराम की बेटी सुगना हो, जो बाल विधवा हो गई थी और जिसे गांव से निकाल दिया गया था? हाँ पापा, ये वही सुगना है, लेकिन अब डॉक्टर सोनाली। देखा आप लोगों ने किस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो मेरे पापा ने समझदारी से काम लिया और मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, वरना मैं भी किसी के घर की नौकरानी बनकर रह गई होती, जिस तरह से सरपंच जी ने अपनी बहू को बनाकर रखा है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? आज से इस गांव में किसी भी लड़की का बाल विवाह नहीं होगा। हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं